नमस्कार। सदन दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। संसद के दोनों सदनों में आज केंद्रीय बजट 2024-25 पर सामान्य चर्चा, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट 2024-25 पर सामान्य चर्चा शुरू हुई। इसके अलावा दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही शुरू हुई। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में देखेंगे दोनों सदनों में आज क्या कुछ रहा खास। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। संसद के दोनों सदनों में आज वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पर चर्चा। सत्ता पक्ष ने बताया देश के सर्वांगीण विकास को रफ्तार देने वाला बजट। वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर भी चर्चा। केंद्रीय बजट में राज्यों के साथ भेदभाव के आरोप को वित्त मंत्री ने राज्यसभा में किया खारिज। कहा बजट भाषण में सभी राज्यों का नाम लेना संभव नहीं, हर राज्य के लिए आवश्यक और नियमित प्रावधान। जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित होने से जम्मू कश्मीर में पर्यटन को मिल रहा है बढ़ावा। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान गृह राज्य मंत्री का जवाब। कहा आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दम लेगी सरकार। लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पर चर्चा शुरू हो गई है। साथ ही सदन में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बजट पर भी चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष के सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए केंद्रीय बजट 2024-25 को देश की आवश्यकताओं पर केंद्रित बताया। सांसदों ने कहा कि 2023-24 की तुलना में पूंजीगत व्यय 18% अधिक रखा गया है, जिसका मतलब है कि बुनियादी सेवाओं और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने वित्त और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की सराहना की। वहीं विपक्ष ने बजट में किसानों और श्रमिकों की अनदेखी का आरोप लगाया। बजट एक फोकस्ड बजट है और इस बजट में लगभग 48 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। 2023-24 से लगभग 18.2% कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें ज्यादा है। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाता है, इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ता है। और साथ साथ जो हमारे फेडरलिज्म के बारे में, स्टेट के बारे में बताया जाता है। मैं निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूं, आपने ऐसा बजट पेश किया जिसमें 4,82,000 करोड़ रुपए सभी राज्यों को शेयर ज्यादा जाएगी इस बजट से। बिहार के पिछड़ापन को देखते हुए बिहार को जरूर इस बार राशि मिली। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुझाव को, प्रस्ताव को कुछ हद तक मान के बिहार को देने का काम किया। उसी में से सड़क सेक्टर में भी हम लोग के यहाँ पैसा गया। सड़क सेक्टर में 26,000 करोड़ रुपया देखने में बहुत लगता, लेकिन इससे काम कितना होगा। इसमें 2 एक्सप्रेस हाईवे बनेगा। एक एक्सप्रेस हाईवे जो पटना से पूर्णिया तक बनेगा वह हमारे लोकसभा से भी गुजरेगा। दूसरा बक्सर से भागलपुर तक एक एक्सप्रेस हाईवे बनेगा। उसके बाद छोटा छोटा कुछ सड़क है। एक गंगा नदी पर बक्सर में 2 लेन का पुल बनेगा। There are different things that the budget has spoken about. One which was very interesting was about being able to provide internship opportunities to 1 crore youth across the country, to start with in the 500 top companies, but I hope that it gets spread to other companies. And the budget outlay in terms of giving a one-time joining of 6,000 rupees and a monthly benefit of about 5,000 rupees. I'd like to appreciate the intention to set up 1,000 ITIs in the hub and spoke model across the country and to train 20 lakh youth in skilling. I think it's a much needed initiative. Being a person who's in higher education myself, I'd like to in particular appreciate the intention to give
loan support of about 10 lakh rupees to every student who wants to pursue higher education in domestic institutions, and also giving 3% subvention on interest. Because I did my undergrad in the US, I lead a university in India today with about 30,000 students. I've seen over the last 2 decades that increasingly the number of assets that one holds is going down. Most people have to take debt to educate their children. And today, I don't want India to go into a place where the United States is right now. An estimated 135 million Indians emerged from multidimensional poverty between 2015-16 and 2019-21. This trend is primarily driven by improvements in rural India, with the most major gains in states such as Bihar, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Odisha, and Rajasthan. India today is on a track to achieve the Sustainable Development Goal of cutting multidimensional poverty by at least half by 2030. While each of the 9 tracks highlighted in the budget have many areas to appreciate, the focus on employment generation will be a big boost and provide the thrust for the growth of the economy. लोकसभा में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही हुई। प्रश्नकाल के दौरान रेल मंत्रालय, कोयला मंत्रालय समेत कई मंत्रालयों के सवालों के जवाब दिए गए। कार्यवाही के दौरान सदस्यों ने रेल पटरियों के विस्तार, बंद रेलगाड़ियों को फिर से शुरू करने को लेकर रेल मंत्री से सवाल पूछा, जिसका रेल मंत्री की ओर से बयान दिया गया। इसके अलावा कोयले की गुणवत्ता को लेकर भी सदन में सवाल पूछे गए। प्रश्नकाल के दौरान आकांक्षी जिलों को लेकर सदन में सवाल जवाब हुए। शून्यकाल की कार्यवाही के दौरान लोकसभा में नियम 377 के तहत कई मामले उठाए गए। विभिन्न दलों के सदस्यों ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों और राज्यों से जुड़े कई मुद्दे उठाए, जिसमें बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना, रेलवे नेटवर्क और रोजगार से जुड़े मामले शामिल रहे। खगड़िया लोकसभा सबसे पिछड़ा लोकसभा बिहार का है, जहां एक तरफ हम लोग बाढ़ और सुखाड़ की मार तो झेलते ही हैं, वहीं मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा मेरा खगड़िया लोकसभा में स्वास्थ्य को लेकर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि स्वास्थ्य सेवाएं हमारे यहां पर एकमात्र जिला अस्पताल है जो कि डॉक्टर, नर्स और स्टाफ के अभाव में आज जूझ रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राशि हमारे जिले को आवंटित की जाए और साथ ही साथ हमारे खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज की मांग है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर सुचारू रूप से सुनिश्चित हो सके। आज भी कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपनी जान केवल इसीलिए गंवाई कि वहां पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। हमारा ये क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है और रेलवे की सुविधाओं से वंचित क्षेत्र है। इसके लिए एक रीवा से मिर्जापुर वाया सिंगरौली रेलवे लाइन का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और डीपीआर बनाने के लिए मांग की जा रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है और इसमें सिंगरौली, सतना, रीवा के बीच बहुत ही बड़े बड़े सीमेंट प्लांट हैं, पावर हब है और बनारस और मिर्ज़ापुर के लोग इलाहाबाद होकर के आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर ये रेलवे लाइन तैयार हो जाए तो सीधे बनारस, मिर्ज़ापुर और रीवा होकर के और सतना को कांटेक्ट करेगी। इसलिए मेरा रेल मंत्री महोदय से आग्रह है कि इस रेलवे लाइन के लिए बजट आवंटन किया जाए। बुलेटिन में अब बात राज्यसभा की। राज्यसभा की आज की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की ओर से अंतर संसदीय संघ की अध्यक्ष और तंजानिया की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष तुलिया एक्सन का स्वागत किया। भारत दौरे पर आई अंतर संसदीय संघ की अध्यक्ष ने आज राज्यसभा की कार्यवाही देखी। On my own and on behalf of this august house, I have great pleasure in welcoming Honorable Dr. Tulia Akson,
President of International Parliamentary Union, IPU, and Speaker of the National Assembly of Tanzania, she is on an official visit to India as our honored guest. Honorable Dr. Tulia Axon arrived in Bharat on Friday, 19 July 2024. She has visited Agra on 21st July 2024. Yesterday, she also witnessed the presentation of the Union Budget 2024-25 in the Lok Sabha. Honorable members, she is now seated in the special box. We wish her a happy and fruitful stay in our country. We also wish her success in her role as the President of the IPU. Through her, we convey our greetings and best wishes to the members of Parliament of Tanzania, the government and the friendly people of Tanzania. इसके बाद सदन में विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा पटल पर रखे गए। इसमें शिक्षा, वित्त और गृह मंत्रालय से जुड़े पत्र शामिल थे। इसके अलावा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव, SC/ST के कल्याण संबंधी समिति के लिए नाम निर्देशन का प्रस्ताव, लोक लेखा समिति के लिए नाम निर्देशन का प्रस्ताव और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए नाम निर्देशन का प्रस्ताव रखा गया। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल की कार्रवाई के दौरान गृह मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी और सहकारिता मंत्रालय से जुड़े सवालों के जवाब दिए गए। राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पर्यटन की स्थिति से जुड़े सवालों के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल है। राज्य में 2.11 करोड़ से अधिक पर्यटक एक वर्ष में गए हैं। वहीं आतंकवादियों से हाल में मुठभेड़ के मुद्दे पर पूछे गए मुद्दे पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जम्मू कश्मीर में हाल में मुठभेड़ में 28 आतंकवादियों के मारे जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दम लेगी और इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मछुआरों को क्षतिपूर्ति से जुड़े सवालों के जवाब में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि भारत प्रतिवर्ष 63,000 करोड़ रुपए का मछली निर्यात कर रहा है और देश इस मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। देश में मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान विभिन्न दलों के सदस्यों ने जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दे सदन में उठाए और सरकार ने इसके जवाब और समाधान की मांग की। सांसद अशोक कुमार मित्तल ने 1985 में कनिष्क विमान बम विस्फोट के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सक्रियता से काम करने की मांग की। इसके अलावा कई सांसदों ने अपने अपने राज्यों की कई परियोजनाओं को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की। कांग्रेस सांसदों ने केंद्रीय बजट 2024-25 में सभी राज्यों के लिए प्रावधान नहीं करने का आरोप लगाते हुए राज्यसभा में से बहिर्गमन किया। सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शून्यकाल के दौरान कहा कि कल संसद में पेश केंद्रीय बजट में केवल 2 राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों को कुछ नहीं मिला है। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विपक्ष के नेता के आरोप का जवाब देने के लिए खड़ी हुई तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट भाषण में सभी राज्यों का न लेना संभव नहीं है। उन्होंने महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के लिए केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधानों का उल्लेख किया और कहा कि सभी राज्यों के लिए आवश्यक और नियमित प्रावधान किए गए हैं। Leader of the opposition, Shri Mallikarjun Kharge, who stood up to say his views on what he heard of the budget yesterday. I would think, and maybe it's a bit too much to expect,
that in the honor of democracy, at least the opposition would have stayed here to listen to what I have to respond now that the leader of the opposition raised issues on the budget which was presented yesterday and tabled in this House yesterday. Just to the point that he raised, that I have not named many states and probably spoke about only 2 states. There are a few points which I have to table here with your permission, voice here with your permission, as to what happens in a speech. Congress party has been in power for a very long time in this country. They presented so many different budgets, and they would know clearly that in every budget, you don't get an opportunity to name every state of this country. I'll take this example. Between vote on account, which was presented on 1st February this year, and now the full budget which was presented yesterday for this year, I have not named very many states. But let me take the example of Maharashtra, for instance. Between vote on account and yesterday's budget, in vote on account and in yesterday's budget, I had not named Maharashtra. I'll take it as an example. Cabinet has, under the leadership of Prime Minister Modi, passed a very important decision. It has taken the decision to set up a very big port in Vadavan in Maharashtra. Did Maharashtra get ignored because I did not mention the name of Maharashtra? 76,000 crores have been announced for that project. Maharashtra's name was not taken in the vote on account, nor was it taken yesterday. But does it mean that we've ignored Maharashtra? And I can take the name of so many other different states where we have major projects, one. And second, if the speech does not mention the name of a particular state, does it mean that the schemes of the Government of India, the programs of Government of India, the externally aided assistance which we obtain from the World Bank and ADB and AIB and so on, institutions such as that, don't go to these states? They go as per a routine. And actually the expenditure statement of the government, the department-wise allocation of the government, clearly item-wise mentions all this. This is a deliberate attempt, and I'm saying this with responsibility. This is a deliberate attempt of the opposition parties led by the Congress party to give an impression to the people, oh, nothing has been given to our states, it's only been given to 2 states. I would challenge the Congress party for all the budget speeches that they've delivered, that in each of the budget speeches, have they named every state of this country? This is an outrageous allegation. सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आम बजट पर चर्चा सूचीबद्ध थी। उन्होंने विपक्ष के नेता को ये उम्मीद करते हुए मंच दिया था कि नियमों का पालन किया जाएगा, लेकिन इसे एक रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया गया है। Honorable members, discussion on the budget was listed today, and I gave floor to the leader of the opposition in expectation that rules will be followed. I find it has been used as a ploy and a strategy. Honorable members, I strongly plead with you, democracy will be seriously threatened if disruption and disturbance are weaponized as a political strategy, as has been done now. Parliament is citadel of constitutional and democratic values and liberties. I am aghast, as a matter of fact, when during the day and days following, we'll have ample opportunity to reflect on the budget presented by the Honorable Finance Minister. There was absolutely no occasion, justification, even remotely, to avail the facility
accorded by me for this purpose. I cannot persuade myself but to take serious exception to this unwholesome practice adopted by a senior member, leader of the opposition. इससे पहले विपक्षी सांसदों के नियम 267 के तहत स्थगन नोटिस को खारिज करने की सभापति जगदीप धनखड़ ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के नेताओं को इस मुद्दे पर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह सदन की हर बैठक में एक नियमित मामला बनता जा रहा है। केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इसकी अनुमति दी जा सकती है। I will call upon leaders of the parties to soul search and my reflections about Rule 267, that in more than 3 decades it has been availed only for half a dozen occasions. And every day of the sitting, I get number of such requests. It is being taken as a routine exercise, as a habit. It has reduced itself to a farcical exercise. In spite of my serious observations yesterday, since no focus has taken place, I have again uploaded the same on your portal. राज्यसभा में आज केंद्रीय बजट 2024-25 पर सामान्य चर्चा। जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट 2024-25 पर सामान्य चर्चा शुरू हुई। चर्चा में विभिन्न दलों के सांसदों ने बजट को लेकर अपने विचार और सुझाव सदन में रखे। सत्ता पक्ष के सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि बजट के माध्यम से 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। विश्व की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप 1 करोड़ युवाओं को मिलेगी। बजट में शिक्षा पर 1.08 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। किसानों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए और खाद पर सब्सिडी के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं विपक्ष ने महंगाई और रोजगार को लेकर बजट की आलोचना की। 2024-25 and the budget of Union Territory of Jammu and Kashmir 2024-25 to be discussed together. इस देश का कोई भी गरीब पैसे की कमी के नाते मरेगा नहीं। आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई, 50 करोड़ नागरिकों को आच्छादित किया गया और हम गर्व के साथ कह सकते हैं पिछले 5 सालों के अंदर 7 करोड़ 34 लाख लोगों ने अस्पताल में इलाज कराया। अध्यक्ष महोदय, 2014 में मोदी जी की सरकार आई और हमारा नेट फैमिली वर्थ 78.5% से बढ़कर के 97.2% हो गया। अर्थात कुल मिलाकर के हमने 19% अतिरिक्त पूंजी इस देश के नागरिकों के जेब में पहुंचाने का काम किया। 2014 में इनकी सरकार थी, प्रति व्यक्ति आय 86,000 थी। PLIs or production linked incentives today, statistics aside, if you look at one important example, a company like Apple, which manufactures iPhones, today 14% of Apple's global production, worth $14 billion, is happening in India thanks to production-linked incentives. Therefore, suggestion number 1, we must direct production-linked incentives to industries that create the maximum amount of employment. I also congratulate this government for various initiatives that have led to the increase of women in the workforce. As a woman, you will also appreciate from 23% 7 years ago, today the number of women in our workforce has gone up to 37%. Our armed forces have to be battle ready. They have to be constantly ready to meet any eventuality, particularly when we have a very belligerent, aggressive and hostile nation called China in our Indo-Tibet border. So this is why I urge the finance minister to ensure, I hope that they have done the maths, but I ensure that adequate funding is allocated to defense. I request to Commerce and Industry Ministry to give some money to permanently set up, sir, tea testing laboratory in the interest of the
small tea growers. I hope this benefit will get from this government, and definitely it will helpful to resolve the problem. आपके समय में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो सड़कों के निर्माण में आपका प्रत्येक दिन 12 किलोमीटर आप बनाने का काम करता था कि आपने किया था, और एनडीए के सरकार में आज वर्तमान में 28 किलोमीटर प्रत्येक दिन सड़क बनती है, प्रत्येक दिन सड़क बनती है। एलपीजी यूपीए के कालखंड में 1 करोड़ का वितरण आपने किया था, 1 करोड़ वितरण, और एनडीए की सरकार है, मोदी जी की सरकार में 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हमारी माता और बहनों के घरों तक पहुंचाने का सुझाव। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।